हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए और उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के आने वाले टाइम में होने वाले हैं। और रिसेंटली अगर हम देखें तो 6 नवंबर से आगे 6 को है और फिर आई थिंक 12-13 को नवंबर को है DSSB टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन ये सभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना DSSB के लिए। ये हमारी एक सिलेक्शन सीरीज़ चल रही है रिवीजन वाली। आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हम एक सिलेक्शन सीरीज़ क्विक रिवीजन के लेकर आए हैं। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। इससे पहले उसमें आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। पहली वीडियो में आपको एक पेडागोजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जो है एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, रिवीजन कराया है, जो कि DSSB में ही पीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसी साल। तो पेडागोजी के क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हो, 10 मार्क्स के आप में के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। सेकंड, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने 2021 में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पूछी गई थी वो आपको कराई हैं, वो वीडियो देख लेना। और थर्ड वीडियो आपको मिलेगा, उसमें हमने 11th-12th के जितने भी टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है, और उनके क्या कराए हैं, फॉर्मूला रिवाइज आपको कराए हैं। 11th-12th के सभी टॉपिक्स के लगभग सारे ही टॉपिक उसमें कवर हो गए हैं, फॉर्मूला रिवाइज करा दिया है। तो ये 3 वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगी। आज ही उस सीरीज़ की चौथी वीडियो है जिसमें हमें जो DSSB ने इसी बार सिलेबस प्रोवाइड किया है। अदरवाइज़ DSSB इसका सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराता है पार्ट बी का। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, चाहे फॉर्मूला हो, ठीक है, या कोई थ्योरम्स हो, वो हम सब करेंगे अकॉर्डिंग टू DSSB का जो सिलेबस है, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें खाली हम सिर्फ क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट मेरी तरफ से रिवीजन है आपके लिए, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लो। बाकी आप लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी तैयारी की होगी, उसको ही अपनी तैयारी को अच्छे से आप रिवाइज़ करिए और यहाँ पर भी चीज़ों को आप रिवाइज़ करिए। इससे आपकी जो है प्रिपरेशन और मज़बूत हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसमें और ज़्यादातर ग्रेजुएशन के चैप्टर्स हैं, थोड़ा बहुत आपका है 12th का, लेकिन मोस्टली ग्रेजुएशन का है जो कि सिलेबस में मेंशन है, उसको सारा कवर करेंगे, फॉर्मूलाज को, ठीक है, फॉर्मूलाज को और थ्योरम्स को। और अगली वीडियो एक और आएगी, इसमें सिर्फ थ्योरम्स को हम कवर करेंगे। बाकी एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है उससे पहले उसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो आपके लिए आ जाएगा, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूँगी। तो अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद आप आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, इन सेशंस का अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो, जिसको भी PDF चाहिए उनको PDF मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप अच्छे से रिवाइज़ करो। लेकिन बेस्ट क्या है, पहले सेशन में मैंने आपको बोला है पेन पेपर लेके मेरे साथ बैठो, जैसे जैसे मैं लिखती हूँ मैं यहाँ पर रिवाइज़ कराती हूँ, वैसे वैसे आप रिवाइज़ करते जाना और नोट्स भी बनाते जाना। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं रिवीजन के लिए, तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो PDF अपनी जगह, नोट्स अपने, हैंड रिटन अपनी जगह। तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। अब आज का वीडियो शुरू हो रहा है, बीच में नो बातचीत, केवल और केवल फटाफट से सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, बिना किसी देरी के। देखो, हमेशा जो DSSB का पैटर्न है वो बदलता है, ठीक है। कभी उसमें 11-12 ज़्यादा पूछ लिया जाता है, 2021 में ग्रेजुएशन का मैक्सिमम पोर्शन पूछ लिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। डायरेक्ट फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, उस फार्मूले की थ्योरी फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, कोई थ्योरम है उसकी थियरी आपसे पूछी जा सकती है, उसका रिजल्ट भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी उस पर बेस्ड पूछा जा सकता है। तो जो फॉर्मूलाज हैं उनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें कि बस क्वेश्चन देख के हम समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला है। तो ये भी आपके माइंड में अच्छे से सेट होनी चाहिए। पहला जो टॉपिक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक यहाँ पर मैंने रखे हैं, तो इनको अब हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका आ जाता है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में जो जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, डेरिवेटिव्स हैं, ग्राफिंग है, एप्लीकेशंस हैं, वॉल्यूम है, वेक्टर कैलकुलस है। तो इनसे सब रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव फार्मूलाज से शुरू कर लेते हैं।
इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने 11th-12th वाले सिलेबस में भी डिस्कस की हैं, तो वो आपकी रिवाइज हो जाएंगी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगी। डेरिवेटिव फॉर्मूलाज की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन आगे आ जाता है एक्स और एन में से एक माइनस हो जाता है n-1। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आपको पता ही होगा। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। और जब मल्टीप्लिकेशन में हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कैसे लेते हैं, दो के मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड ऐसे ही, प्लस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव। ये हमने किया है लास्ट वीडियो में और अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव अगर चाहिए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एफ ऑफ जी यानी कि एफ जी एक्स का डेरिवेटिव और जी एक्स का अलग डेरिवेटिव आपका हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश जी एक्स और जी डैश एक्स, यानी कि एफ डैश जी एक्स का डेरिवेटिव और जी डैश सॉरी एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव और जी एक्स का डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे ओपन कर लेते हो। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको के डेरिवेटिव को आप कैसे कर सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इस तरह से। ठीक है, ये ओपन हो जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ, ये तो डेरिवेटिव फार्मूला हो गए। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है टेंजेंट की। तो टेंजेंट की यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 का डेरिवेटिव x माइनस x1। क्लियर हो गया, ये टेंजेंट के लिए होता है। ये किसका डेरिवेटिव हो रहा है, टेंजेंट के इक्वेशन का। y माइनस y1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x1 का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है एफ x1 का डेरिवेटिव और x माइनस x1। उसी तरह से अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन लेते हो तो y माइनस y1 और ये -1/f(x1) का डेरिवेटिव और x माइनस x1। क्या डिफरेंस है, देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। टेंजेंट की क्या इक्वेशन है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू f(x1) का डेरिवेटिव, f(x1) का डेरिवेटिव x माइनस x1। और टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन में एफ वाई माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/-1/(f(x1) का डेरिवेटिव और x माइनस x1। सारी ये सिंपल सीधा है, ये अपॉन में माइनस में आ जाता है। तो ये आपका टेंजेंट का हो गया, ये नॉर्मल का हो गया। मैक्सिमा और मिनिमा का क्या हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन में एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो मिनिमा की कंडीशन होती है, और डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होता है तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है। ठीक है, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है अगर वो ज़ीरो होता है, यहाँ पर देखते रहिएगा, एक तो क्या हो गया, एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ज़ीरो है तो अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो मिनिमा की कंडीशन होगी, और लेस देन ज़ीरो होगा तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी। एक आपका ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको आगे दिया है कर्वेचर की इक्वेशन। ठीक है, तो कर्वेचर की इक्वेशन क्या है, y का डबल डेरिवेटिव का मॉड, पहले y का सिंगल डेरिवेटिव निकालो, फिर डबल निकालो, फिर उसका मॉड निकालो, अपॉन 1 प्लस y का डेरिवेटिव का स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे इसका मतलब डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव से है। क्लियर हो गई बात। ठीक, तो कर्वेचर का क्या फॉर्मूला हुआ, केसेस को डिनोट किया, इज इक्वल्स टू y डबल डेरिवेटिव का मॉड अपॉन 1 प्लस y का डेरिवेटिव का स्क्वायर और होल पावर 3/2। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में पहला आपका है कि सिंपल x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर n+1 अपॉन ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाता है n+1 प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि c। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका हो जाता है किसी भी टर्म का डेरिवेटिव। e की पावर x का इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रल
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है प्लस सी, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, मतलब कॉस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस कांस्टेंट उसमें ऐड हो ही जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आप करते हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, u का dv के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो u इंटू वी माइनस वी का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, u v माइनस v का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, ये आपका हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम की, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू पी एफ एक्स डी एक्स, जो भी एफ एक्स की वैल्यू है वो ए टू बी उसका निकाल के आप इंटीग्रेशन कर देते हो। लिमिट क्या है, ए टू पी। तो एरिया का क्या फॉर्मूला हुआ, जो भी फंक्शन की वैल्यू दी है उसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट क्या होगी, ए टू बी। फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वॉल्यूम की बात अगर हम करते हैं तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, पाई वाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स कर दोगे और लिमिट ए टू बी, और जब वाई का करोगे तो एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में है तो y ऑफ x का होल स्क्वायर डी एक्स और लिमिट आपकी ए टू बी हो जाएगी, और अगर y के रिस्पेक्ट में है x ऑफ y का होल स्क्वायर, लिमिट यहाँ पर आपकी हो जाती है c से d, यहाँ पर a से b है और यहाँ पर आपकी हो जाती है c से d। तो एक बार इसको, ठीक है, एरिया का आपका क्या आ जाता है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने कर दिया लिमिट ए टू बी। सेकेंड आपका वॉल्यूम अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो तो ये आपका हो जाता है वाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, लिमिट ए टू बी, और अगर वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर डी वाई, और लिमिट है सी से डी। तो इतना आई होप आपको क्लियर होगा। फैक्टर कैलकुलस की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेल ऑफ एफ की वैल्यू क्या होती है, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली जेड के कैप, ठीक है, ये आपका डेल एफ की वैल्यू होती है। डाइवर्जेंट एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है, ठीक है, और कर्ल एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेक्टर कैलकुलस के, ठीक है, याद रखना। डेल एफ की वैल्यू क्या है, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई जे कैप कर्ली एफ बाय कर्ली जेड के कैप। ये तो डेल एफ की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद डाइवर्जेंट ऑफ एफ क्या होता है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ तो ये होता है डेल डॉट एफ की वैल्यू, डेल डॉट एफ डाइवर्जेंट एफ होता है, और कर्ल एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ। सिर्फ इतना डिफरेंस है इनमें। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं उनके रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहली बात आ रही है ग्रीन्स थ्योरम की। ग्रीन्स थ्योरम में आपका क्लोज्ड इंटरवल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली पी बाय कर्ली वाई विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। फिर स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है क्लोज्ड इंटरवल सी में एफ डॉट डी आर डबल इंटीग्रेशन एस, ठीक है, डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। गॉस थ्योरम का डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, और यह आपको हो जाता है डेल डॉट एफ डी वी, वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इनकी क्या रिजल्ट्स हैं। अब देखो जो ग्रीन्स थ्योरम है, यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम पर आ जाओ पहले। यहाँ पर P और Q जो होंगे ग्रीन्स थ्योरम में, ये देखो P तो क्लोज्ड इंटरवल C है, इंटीग्रेशन P और Q यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ओवर रीजन R, तो ये क्या है, रीजन R है। क्लियर हो गई इतनी बात?
P और Q कंटिन्यूस फंक्शन है रीजन R में, जो कि सिंपली बाउंडेड है इन क्लोज्ड कर्व C और XY प्लेन में। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज़ हो गई। और ये आप याद रखना, क्लोज्ड इंटरवल C PDX प्लस QDY इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन रीजन R में कर्ली Q बाय कर्ली X माइनस कर्ली P बाय कर्ली Y DA, या इसको आप DX DY भी बाहर लिख सकते हो, DA को क्या लिख सकते हो, DX और DY। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरम पर, स्टोक्स वाली जो थ्योरम है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो F होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, P Q R कुछ भी आप वैल्यूज़ को ले सकते हो, तो P Q और R K कैप। मान लीजिए F की वैल्यू क्या है आपके पास, P I कैप प्लस Q J कैप प्लस R K कैप है, ये कोई भी F वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो F की है कोई भी वैल्यू, यहाँ पर जो ये N कैप है ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर N कैप क्या है, यूनिट वेक्टर होगा। तो F की जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो क्या होती है, कुछ भी दो आप मान सकते हो फंक्शन, फाई और साई दो ले लेते हैं, तो फाई आयोटा, ठीक है, आई कैप, फाई आई कैप और साई जे कैप, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है जो ये थर्ड वाला है जो एन कैप है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर है, के की वैल्यू एन की वैल्यू, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया यहाँ पर। और एफ की वैल्यू हो जाती है ये, और जो एन कैप है आपका ये यूनिट वेक्टर हो गया अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब यहाँ पर जो डी एस है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये डी एस क्या है, बेसिकली डी एक्स डी वाई। ये डी एस क्या होता है, डी एक्स डी वाई होता है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप अगर आपने देखो पहले पढ़ी है तो कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी, अदरवाइज शायद सिर के ऊपर से भी ये जा सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना कि किसके हैं। ग्रीन्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, स्टोक्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, और गॉस थ्योरम का क्या है। अब गॉस थ्योरम की बात कर लेते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, तो जो गॉस थ्योरम है इसमें आपका डबल इंटीग्रेशन है। ठीक, डबल इंटीग्रेशन है सरफेस, ये एस क्या डिनोट करता है, सरफेस, और यहाँ पर भी क्या डिनोट करता है, सरफेस, और ये वी क्या डिनोट करता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम डेल डॉट एफ, और इसका हो जाएगा डी वी। ठीक है, इसका इस वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये गॉस थ्योरम है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है अपना अलजेब्रा के बारे में। इसमें इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रिलेशन, मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हम रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है आपकी, ठीक है, एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से रूट्स आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है, सॉरी, यहाँ से आपकी क्या आ जाती है, एक्स की वैल्यू, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो देखो z की वैल्यू क्या ली जाती है, x प्लस आयोटा वाई, और मॉड z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक, क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x होता है। z की वैल्यू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी ली जाती है, इसको आप r e की पावर आयोटा थीटा z1 z2 भी लिख सकते हो, और विच इज़ इक्वल टू r1 r2 की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरह से इसको आप लिख सकते हो चीज़ों को। तो z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, मॉड z निकालोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। z की और वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, z को किस फॉर्म में, r
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह ई की पावर आयोटा थीटा Z1 Z2 आप लिख सकते हो, और इसकी जगह R1 R2, R की जगह पर क्या आ गया R1 R2, ई की पावर आयोटा, और थीटा की जगह θ1 प्लस θ2 डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है। इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होगा ए का रिलेशन अगर ए से होगा सॉरी, ए का रिलेशन अगर ए से होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से होगा तो सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होगा तो ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सेम आपका खुद से रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, एक का दूसरे से तो दूसरे का एक से है, यानी कि पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से। सिमेट्रिक पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से ट्रांजिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। मैट्रिसेस में अगर हम बात करें तो रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रो एक्लन फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। थ्योरम, रैंक क्या होती है? ठीक है, रैंक की डेफिनेशन है ये। रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रो एक्लन फॉर्म। ठीक, सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यूनिक इफ डिटर्मिनेंट, जो सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी है वो यूनिक होगा कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ऐसी भी कंडीशन पूछ ली जाती है कि सिस्टम जो है हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी है, यूनिक कब होगा? जब ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, या तो ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो से छोटी होगी। क्लियर होगी इतनी बात? अगले टॉपिक पर आते हैं, रियल एनालिसिस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में पहला पॉइंट आपका है लिमिट। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है? एल। ठीक, इतनी आपको क्लियर होगी बात। सेकंड, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इसमें आपका आता है। ठीक है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आता है। बोल्स-ज़ेनोफ-इरेस्ट्रस थ्योरम आती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, चलिए, तो देखो आई थिंक इसमें इसकी डेफिनेशन थ्योरम की जो थ्योरम है वो लिखना मिस हो गया, देख लेते हैं। पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन है वो क्या होगी? एल होगी। सीक्वेंस ए एन की लिमिट एल होगी अगर एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर? सेकंड, अगर हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की बात करते हैं तो ये थ्योरम क्या कहती है? अ सीक्वेंस दैट इज़, एक कोई सीक्वेंस है जो कि इंक्रीजिंग भी हो सकता है या डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, एक जो सीक्वेंस है वो दोनों हो सकता है, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी, एंड बाउंडेड, तो वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कोई सीक्वेंस है, ठीक है, या तो वो इंक्रीज़ कर रहा है प्लस बाउंडेड है। कोई सीक्वेंस है या तो वो इंक्रीज़ कर रहा है प्लस वो बाउंडेड भी है, तो वो कन्वर्ज करेगा। या वो डिक्रीज़ कर रहा है और बाउंडेड है तो भी वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ये मोनोटोन जो थ्योरम, कन्वर्जेंस थ्योरम है, वो कहती है। आप चाहे इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पर ये लिखना मिस हो गया है। ठीक है, अ सीक्वेंस दैट इज़ बोथ मोनोटोन, ठीक है, और मोनोटोन में लिख लेना ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड दैट विल कन्वर्ज। अ सीक्वेंस दैट इज़ बोथ मोनोटोन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो बाउंडेड विल कन्वर्ज। तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी, ये वाला आपका ये थ्योरम हो जाएगी। थर्ड थ्योरम की, बोल्ज़ानो-इरेस्ट्रस थ्योरम की हम बात करते हैं तो ये कहती है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पर रियल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो रियल नंबर्स का हर एक बाउंडेड सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस उसके पास होगा ही होगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक, अब रेशो टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो रेशो टेस्ट है यूज़ किया जाता है अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज़ दी है, ठीक है, वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ दी है वो अगर कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है तो रेशो टेस्ट यूज़ किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है? इसमें लिमिट ली जाती है
an+1/an का मॉड लेस देन 1 होगा तो इसमें क्या करेगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये कंडीशन तो आएगी कन्वर्ज वाली। रेशियो टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया कि कोई इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट क्या करती है। रेशियो टेस्ट कब किया जाता है, जब कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़, रेशियो टेस्ट तब किया जाता है जब कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। और उसका फॉर्मूला क्या है रेशियो टेस्ट का, लिमिट L इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an का मॉड, ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब इसी पर, इतने पर बेस्ड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकल जाता है। लेस देन 1 है, ये वाली पूरी कंडीशन लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 है या इन्फिनिटी के बराबर है तो डाइवर्ज करेगी, और L की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो इनकन्क्लूसिव होगा, इसका कोई कंक्लूजन टेस्ट का नहीं निकलेगा। ठीक, अब फिर से सुनो जो मैंने अभी बातें कही। रेशियो टेस्ट कब होता है, रेशियो टेस्ट तब होता है तब कोई इनफाइनाइट सीरीज़ या तो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, वो रेशियो टेस्ट होता है। L की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an का मॉड। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली, अगर ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 है या L की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये डाइवर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 पर भी और L की वैल्यू इन्फिनिटी होने पर डाइवर्ज करेगा, और L की वैल्यू 1 होने पर कोई कंक्लूज़न नहीं इसमें निकलने वाला। रूट टेस्ट की बात कर लेते हैं। रूट टेस्ट में आपका क्या है, लिमिट है इन स्क्वायर रूट मॉड ऑफ an लेस देन 1, तो इसमें भी यही बात है, इसमें आपका क्या हो जाता है, कंडीशन है लिमिट की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। ठीक है, स्क्वायर रूट में मॉड हो जाएगा an का, ठीक है, और ये आपका हो जाता है। अब इस पर अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 है या इन्फिनिटी के बराबर लिमिट की वैल्यू है तो डाइवर्ज करेगा, और 1 के बराबर है तो कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है। अगले टॉपिक पर आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो 11-12 का तो बहुत इजी था, है ना, ऑफ कोर्स एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएशन पोर्शन। तो ये देखो एक बार में देख कर तो नहीं होना, है ना, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें आप लिख कर समझ पाओ, याद कर पाओ, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, ऑफ कोर्स जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें याद करने की या रटने की इन चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा ना, वो भी जैसे एक बार आप मेरे साथ देख रहे हो, एक दो बार और ख़ुद से देख लेना तो कुछ चीज़ें ज़रूर आपकी समझ में आएंगी। देखो पहली बार में मुश्किल समझ में आएंगी क्योंकि चीज़ें थोड़ी टफ हैं, नो डाउट, लेकिन अब एक दो बार आप खुद से पढ़ोगे ना फिर से, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक, चलो कोशिश करते हैं, है ना, जितनी चीज़ें समझ में आ जाए उतना बेस्ट है, अच्छा है हमारे लिए। अगला है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला पॉइंट जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस है। फर्स्ट ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं तो dy/dx प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स होता है। ठीक है, और इसका जो ये फंक्शन आता है इंटीग्रल फंक्शन, वो क्या आता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। ठीक है, ई की पावर पी डी एक्स ऐसे बोल सकते हैं, कभी भी फंक्शन होता है। ठीक, आगे सेकंड ऑर्डर की बात करें। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो, आगे से यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ऐसे भी आपको निकालने के दे दिया जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स होता है। और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy/dx प्लस पी एक्स ऑफ वाई पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स होती है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की क्या होती है, ए वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस बी वाई का सिंगल डेरिवेटिव प्लस सी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। पॉपुलेशन मॉडल क्या है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के पी,
और यहाँ पर p की वैल्यू कैसे निकालते हैं, p होता है p नॉट e की पावर kt, ठीक है, ये होता है। फिर से समझो, पॉपुलेशन मॉडल क्या है, dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू kp, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाती है, p नॉट e की पावर kt, ठीक, 2-3 बार लिखोगे समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा ये, ठीक है, पहले से पढ़ रखा है तो कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज देख ज़रूर लेना कि पॉपुलेशन मॉडल का फॉर्मूला है क्या। ये वाला हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं थियरी ऑफ रियल फंक्शंस पर, ठीक, थियरी ऑफ रियल फंक्शंस की बात करते हैं तो कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, अगर लिमिट एक्सटेंड टू ए ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए आ रहा है। देखो कॉन्टीन्यूअस होगा, यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप लिमिट पुट कर दोगे तो एफ ऑफ ए आएगा, तो ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम आपका क्या आ जाता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये मीन वैल्यू थ्योरम में आ जाता है आपका। एफ डैश सी क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए, सिंगल डेरिवेटिव, फिर एफ ऑफ ए का डबल डेरिवेटिव अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे बढ़ता जाता है, फिर एफ ऑफ ए का थर्ड डेरिवेटिव अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। टेलर थ्योरम हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो इसमें ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है डेल एफ, तो ये होता है एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, ये ग्रेडियंट होता है आपका, ठीक है, डेल एफ की वैल्यू होती है। डेल एफ की वैल्यू ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है डेल एफ, और इसकी वैल्यू क्या होती है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक। एक्सट्रीमा की बात करते हैं तो एक्सट्रीमा में एफ एक्स अगर ज़ीरो है, एफ वाई ज़ीरो है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्सट्रीमा में एफ एक्स भी ज़ीरो एफ वाई भी ज़ीरो, तो डी की वैल्यू क्या है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये 3 कंडीशन है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो में, डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो में, यहाँ पर देखो डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है और एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, इसकी लेस देन ज़ीरो तो मैक्सिमम मिलेगी, और डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो तो वो सैडल पॉइंट होगा। देखो डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, डी की ग्रेटर देन ज़ीरो और एफ एक्स एक्स की लेस देन ज़ीरो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और डी अगर लेस देन ज़ीरो है तो सैडल पॉइंट होगा। डबल इंटीग्रल में ये देख लो आप, डबल इंटीग्रल का रीजन क्या है, डबल डेरिवेटिव आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ठीक, ये आपका डबल इंटीग्रल में हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव डबल इंटीग्रल रीजन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। ट्रिपल इंटीग्रल में आपका ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा वॉल्यूम का वी एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी वी, ए का एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम के लिए डी वी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ डी एक्स डी वाई डी जेड होगा वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पर डी एक्स और डी वाई होगा, डी ए को लिख सकते हैं, यहाँ पर डी वी को लिख सकते हैं। तो डबल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल रीजन में आपका एफ एक्स वाई डी ए को डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हो, और ट्रिपल इंटीग्रल में आपका आ जाता है वॉल्यूम एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी वी यहाँ पर क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरम्स की, हम बात कर चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर, पी डी ई पर।
तो फर्स्ट ऑर्डर की जो पी डी होगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। तो यहाँ पर पी की वैल्यू जेड एक्स है, ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या है, जेड वाई। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर ज़ीरो, पी की वैल्यू जेड एक्स है और क्यू की वैल्यू जेड वाई। मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डी जेड की वैल्यू क्या होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डी जेड से इसको डिनोट करते हैं, क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हीट इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन क्या है, तो ध्यान से देखना, लैपलेस इक्वेशन क्या है। हीट इक्वेशन है यू टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स। वेव इक्वेशन क्या है, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। हीट इक्वेशन यू टी, वेव इक्वेशन में डबल टी है, याद रखना। तो हीट इक्वेशन यू टी बराबर के यू एक्स एक्स है और वेव इक्वेशन में यू डबल टी सी स्क्वायर यू एक्स एक्स है। लैपलेस इक्वेशन क्या कहती है, यू एक्स एक्स और यू वाई वाई का एडिशन ज़ीरो होगा। दिस इज लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन क्या कहती है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में कैसे करते हैं, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अगर यू आपके पास दिया है एक्स एंड टी में, तो ये हो जाता है एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी। ये इससे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाता है, ये एक्स का हो जाएगा एक्स और टी का हो जाएगा टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीमन इंटीग्रेशन है, सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो रीमन इंटीग्रल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का रीमन इंटीग्रल लिमिट क्या है, ए टू बी, ये हो जाता है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पर। रीमन इंटीग्रल का क्या, एफ एक्स का रीमन इंटीग्रल क्या होगा, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई डेल एक्स। ठीक, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करते हैं तो ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में लिमिट क्या है, ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, लिमिट टी से इन्फिनिटी हो जाती है, ए से टी इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड टेंड करेगा किसको, ज़ीरो को। पावर सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन एक्स माइनस ए की होल पावर एन होगा, रेडियस आर यहाँ पर होगा 1 अपॉन लिम्सअप ऑफ मॉड ऑफ ए एन की पावर 1 बाय एन। तो ये जो रीमन इंटीग्रेशन ऑफ सीरीज फंक्शंस की है, ठीक है, ये देखो मैं आपको जनरली बता रही हूँ, ये मेरा भी पढ़ा हुआ ये वाला टॉपिक नहीं है, तो आप चाहो इसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा और एनालिसिस करके आप इसको पढ़ सकते हो और इनके फॉर्मूलाज को समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के मैं डिस्कस यहाँ पर आपसे करूँगी रिंग थियरी के बारे में, जिसमें लीनियर अलजेब्रा है और रिंग थियरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे। देखो अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको रिंग दिया हुआ है और दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एक आपका एडिशन और एक आपका मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो एक सेट है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो ये एसोसिएटिव और डिस्ट्रिप्टिव होगा। ठीक है, रिंग में जो सेट होगा दो बाइनरी ऑपरेशन जिसमें लग रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। दूसरा अगर हम बात करें रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है, तो जो फंक्शन दो रिंग्स के बीच में होता है और प्रिजर्व होता है, जिसमें एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, अ फंक्शन बिटवीन टू रिंग्स, जो कि जिसके पास दोनों चीज़ें होती हैं। कोई फंक्शन है जिस दो रिंग्स के बीच में जिसके पास एडिशन भी है मल्टीप्लिकेशन भी, वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के।
और एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के। इसमें भी आपका एक एडिशन हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन हो गया। वेक्टर स्पेस की बात करें तो इसमें क्या है आपका क्लोजर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहा है कि ये क्लोज्ड होता है एडिशन में भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी। वेक्टर स्पेस में क्या होगा, क्लोज होगा ये एडिशन में भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी। नेक्स्ट अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि आपको टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी दिया हुआ है, तो इसमें फंक्शन होता है दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में जिसके पास एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये किस तरह से ओपन हो जाता है, इस तरह से। टी ऑफ ए यू प्लस बी वी को हम कैसे करेंगे, ए पहले लाकर टी ऑफ यू प्लस इधर बी पहले ले लिया, टी ऑफ वी आपका हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है टी, ठीक है। आगे मैट्रिक स्पेस में आ जाते हैं। मैट्रिक स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिए मीट्रिक स्पेस में देख लेते हैं। देखो जो मीट्रिक स्पेस, यहाँ पर एक फंक्शन है आपके पास f, ठीक है, आपके पास सॉरी कोई यहाँ पर आपके पास फंक्शन है d ऑफ एक्स वाई, ठीक है। डी एक्स वाई आपके पास कोई फंक्शन है जो कि डिस्टेंस मेज़र कर रहा है x और y के बीच में किसी सेट में x और y के बीच में जो फंक्शन है आपका डी एक्स वाई, ये डिस्टेंस को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। डी क्या है, एक फंक्शन है जो कि डिस्टेंस मेजर कर रहा है एक्स और वाई के बीच में किसी सेट में, तो ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें क्या है, नॉन नेगेटिविटी है, आइडेंटिटी ऑफ इंडिसेंबल्स है, सिमेट्री है और ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। तो पहली कंडीशन अगर हम देखें नॉन नेगेटिव की, ठीक है, पहली कंडीशन आपके पास नॉन नेगेटिव की है, जिसमें जो डी ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन आपके पास आइडेंटिटी ऑफ इंडिसर्नेबल्स, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ इंडिसर्नेबल्स, जिसमें आपका डी ऑफ एक्स वाई जो है ये किसके बराबर है, 0 के। अब डी ऑफ एक्स वाई का 0 के बराबर होता है तो एक्स किसके बराबर हो जाता है, y के बराबर x हो जाता है। तीसरी कंडीशन जो है आपकी वो है सिमेट्री की, कि d ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, d ऑफ y ऑफ x के बराबर है, ठीक है। और चौथी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन, जिसमें क्या है, d ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, ठीक। इन चारों ये 4 कंडीशन है अगर कोई मेट्रिक स्पेस डी है एक्स वाई के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये जो एक कंडीशन हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई, ये थर्ड हो गई आपके पास ये, और ये वाली हो गई फोर्थ। मैं इनके नाम लिख देती हूँ, सीक्वेंस में ही है। पहली क्या कंडीशन है, नॉन नेगेटिविटी, नोट कर लेना मेट्रिक स्पेस की, नॉन नेगेटिविटी जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरी है आइडेंटिटी ऑफ इंडिसेंबल्स, थर्ड वाली सिमेट्री की है और फोर्थ वाली है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। आई होप आपने लिख भी लिया होगा, ठीक है। अगला आ जाता है ओपन बॉल। तो ओपन बॉल सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसमें सर्टेन डिस्टेंस होती है, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट एक्स पॉइंट से। तो सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस को ही इससे डिनोट किया गया है। तो बी ऑफ एक्स कॉमा एप्साइलन, जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो, बी एक्स कॉमा एप्साइलन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में वाई डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन एप्साइलन, ठीक। ये इसकी ओपन बॉल की कंडीशन होती है। कॉन्टिन्यूस में क्या है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में है आपका एक्स एन टेंड करेगा एक्स को, अगर एक्स एन एक्स को टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स एन भी एफ एफ एक्स को क्या करेगा, टेंड करेगा, ठीक है। अगर एक्स एन एक्स को टेंड कर रहा है तो इसका जो फंक्शन है वो भी एक दूसरे को टेंड करेगा। कॉम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, कॉम्पैक्टनेस की, तो एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर। कॉम्पैक्टनेस की कंडीशन कब होगी, जब हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होगा।
तो अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि ये किस कंडीशन के बारे में बता रहा है, बताइए कि एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर, तो ये कॉम्पैक्टनेस की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि हर एक कवर के पास, ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए या होता है। कनेक्टेडनेस की बात करते हैं, दैट कैन नॉट बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट। कनेक्टेडनेस में आप यूनियन ऑफ दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स को नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट्स ओपन सेट्स, ठीक है। आप दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन को नहीं लिख सकते हो या नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो गया। अगला है आपका ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो ग्रुप थ्योरी में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। ग्रुप आपका जी दिया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो क्लोजर की कंडीशन इसमें होती है, एसोसिएटिविटी की होती है, आइडेंटिटी की होती है और इन्वर्स की होती है, ठीक। कितनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम सब ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी सब में अगर आपका, ठीक, तो देखो जो ग्रुप में हम बात कर रहे हैं जो कि सेट है बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ आपको दी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स। इनको देख लेते हैं। क्लोजर में आपका क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, ठीक है। सेट जी में अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी भी किस में बिलोंग करेंगे, जी में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा है, ठीक है। तो इसलिए अगर ए बी जी में बिलोंग करता है तो ये मल्टीप्लिकेशन बी या ए डॉट बी भी जी में बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन आ जाती है एसोसिएटिविटी की। इसमें क्या है, अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो अगर ए बी सी जी में बिलोंग करते हैं तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये कंडीशन हो जाती है एसोसिएटिविटी की। थर्ड आइडेंटिटी की कंडीशन आपकी क्या हो जाती है कि आइडेंटिटी की इन मल्टीप्लिकेशन ए से, ए की आइडेंटिटी से विच इज इक्वल्स टू ए आपका हो जाता है। फिर लास्ट है इन्वर्स की कंडीशन। तो इन्वर्स की कंडीशन में आपका अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो वहाँ एक और एलिमेंट होगा ए इन्वर्स जो कि जी में बिलोंग करेगा। ए भी जी में बिलोंग करता है, ए इन्वर्स भी जी में बिलोंग करता है, तो ए डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डॉट ए, ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपकी इन्वर्स की हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगले सब ग्रुप पर आते हैं, अगले पॉइंट पर। इसमें आपको दिया है एच लेस देन इक्वल टू जी। यहाँ पर एच क्या है, सबसेट है, ठीक है, ग्रुप जी का। यहाँ पर एच क्या है, सबसेट है ग्रुप जी का, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो एच क्या हो गया, यहाँ पर सबसेट हो गया ग्रुप जी का। तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स इन एच। तो ये जो सबसेट है आपका एच, इसमें आइडेंटिटी बिलोंग करेगा, ठीक। अच्छा, अब अगर ए और बी एच में बिलोंग करते हैं, सबसेट में एच में ए और बी बिलोंग करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो जो ए बी इनवर्स होगा वो भी एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट मान लेते हैं, ए एलिमेंट है हमारे पास, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन द ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है। तो जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर एन होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन होगा विद ए की पावर एन, विद ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ई क्या होती है, यहाँ पर आइडेंटिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन विद ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ई भी लिख सकते हैं कुछ लोग, आई भी लिखते हैं आइडेंटिटी को, जैसे आप शो करते हो उस पर डिपेंड करता है। होमोमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो कोई भी फंक्शन मान लेते हैं फाई, ठीक है, जो जी से जी डैश में बिलोंग करता है, दो ग्रुप्स में, मान लो एक जी डॉट जी और मल्टीप्लिकेशन का है और एक जी डैश और स्टार का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो होमोमॉर्फिज्म में दो ग्रुप आपके हो गए, ये इसमें जी जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रिजर्व करता है ग्रुप ऑपरेशन को, जिसमें क्या कंडीशन होती है, फाई साई ऑफ ए बी, या फाई, अगर आप फाई ले रहे हो तो फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए
इंटू फाई ऑफ बी, सिंपल सी कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की याद रखो, ठीक है। ये फाई या साई, जो भी आप फाई भी लिख सकते हो, साई भी लिख सकते हो, ऑफ ए बी, ये जो होगा ये साई ऑफ ए और साई ऑफ बी के बराबर होता है इन कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। साइले थ्योरम की हम बात कर लेते हैं। साइले थ्योरम जो है उसमें पहला आपका एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ध्यान से सुनते रहना, अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और पी उसमें क्या है, प्राइम नंबर है, और पी की पावर की डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो जी के पास सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर पी की पावर के, ठीक है। तो ये साइले थ्योरम की एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप है। पहला क्या कह रहा है कि पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये साइले थ्योरम कहती है। दूसरा है ऑल पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट, जितने भी पी सब ग्रुप्स हैं सब कॉन्जुगेट हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं पी सब ग्रुप्स, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि ऑल पी ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट, जितने भी पी सब ग्रुप्स हैं वो कॉन्जुगेट है। और थर्ड, नंबर डिवाइड्स मॉड ऑफ जी एंड हाँ ठीक है, तीन कंडीशन है इस थ्योरम में। ये तीसरी वाली होगी हमारी, नंबर डिवाइड्स मॉड ऑफ जी एंड कॉन्ग्रुएंट वन मॉड पी, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप्स, ऑल पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट, नंबर डिवाइड्स मॉड जी, नंबर जो है मॉड जी को डिवाइड करेंगे, एंड वो यहाँ पर कॉन्जुगेट किसका होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, वन मॉड पी का कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट्स किस में हैं, साइलो थ्योरम में है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें कॉशी रीमन इक्वेशन आती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉशी रीमन इक्वेशन क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स, ये कॉशी रीमन इक्वेशन है। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ठीक, और यू वाई इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स अपोजिट, ठीक। सेकंड इसका एनालिटिक फंक्शन है, वो सेटिस्फाई करता है सी आर इक्वेशंस को, ठीक है, जो एनालिटिक फंक्शन है। तो इसमें आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये एनालिटिक फंक्शन जो होगा वो हमेशा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कॉशी रीमन इक्वेशन को। याद रखना, एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई करेगा आपके कॉशी रीमन इक्वेशन को, ठीक। नेक्स्ट है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, क्लोज इंटरवल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है, ठीक है। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, ये तो थ्योरम थी। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है ये, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये अच्छे से नोट कर लेना फॉर्मूला, और इनको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आई क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं। आगे है आपका लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज में क्या है, एफ ऑफ जेड किसके बराबर है, समीशन ऑफ ए एन जेड माइनस ए का होल पावर एन। एफ ऑफ जेड किसके बराबर है, समीशन ए एन और जेड माइनस ए की होल पावर एन। रेजिड्यू की बात करते हैं, तो रेजिड्यू है आपका रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ कॉमा ए इज इक्वल टू वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल लिमिट जेड टू ए डी की पावर एम माइनस वन अपॉन एम डी जेड की पावर एम माइनस वन। ये आपकी रेजिड्यू की कंडीशन होती है, ठीक है। रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए क्या होता है, वन अपॉन एम माइनस वन, ठीक है, वन अपॉन एम माइनस वन का यहाँ पर आपका हो गया है फैक्टोरियल, ठीक है। वन अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल लिमिट जेड टेन टू ए डी की पावर एम माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एम माइनस वन इंटू जेड माइनस ए की होल पावर एम एफ जेड, यह इसका हो जाता है। रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटरवल एफ जेड डी जेड, ठीक है, बराबर टू पाई आई समीशन रेजिड्यू एफ कॉमा ए आई। तो ये आपका रेजिड्यू थ्योरम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा टू, ये लास्ट टॉपिक है,
ठीक, तो इसमें आपका पहला आ जाता है पॉलिनोमियल किंग। ठीक है, पॉलिनोमियल किंग यहाँ पर क्या है आपका, आर ऑफ एक्स इज अ यूएफडी इफ आर इज यूएफडी। तो पॉलिनोमियल रिंग में क्या कंडीशन होती है, जो आर एक्स होता है वो क्या होता है, यूएफडी होता है, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है इफ़ द रिंग आर इज़ यूएफडी। अगर रिंग यूएफडी है तो जो आर एक्स है वो भी यूएफडी होता है। ठीक है, आर एक्स एक यूएफडी होगा अगर रिंग यूएफडी होगी, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सेकेंड है आपका ड्यूअल स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, वी स्टार इज इक्वल्स टू टी सच दैट वी टेंस टू एफ लीनियर। ये ड्यूअल स्पेस की कंडीशन होती है। डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, तो इसमें मैट्रिक्स विद एन इंडिपेंडेंट ईगन वैक्टर्स होता है। डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर में मैट्रिक्स होता है विद एन इंडिपेंडेंट ईगन वैक्टर्स। ठीक, ये हो गया आपका इनर प्रोडक्ट यू और वी का क्या होगा, समीशन यू आई वी आई। एडजॉइंट ऑपरेटर टी यू कॉमा वी का क्या होगा, यू टी स्टार वी। और ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होगा, यू आई यू जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे कंडीशन हो जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रही होंगी, समझ में नहीं आ रही होंगी। जो समझ में आए वो ठीक, अदरवाइज़ एक दो बार चीज़ें आपको और पढ़नी है, रिवाइज़ करनी है इसी में से। बाकी जो आपने तैयारी की है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, जो तैयार किया है उसको रिवीजन से मत छोड़ना, है ना, वरना नहीं आप कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो जो छूट गया है वो छूट गया, लेकिन जो कर चुके हो उसको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, पहला जो 11th-12th के फॉर्मूला रिवीजन का वीडियो आया है वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर मेरी कोशिश थी मैं आपको सारी ये चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। इसमें से देखिए ऑफकोर्स कुछ आपको समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, बहुत चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं होंगी इसमें से। ठीक है, कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स जो है एक या दो इसमें से मेरा भी पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए वो हमने थोड़ा ऐसे ही ऊपर ऊपर से उसको देख लिया है। लेकिन ये जो ऊपर ऊपर से देखना है ये भी आपके लिए एंड टाइम पर ज़रूरी है, भले आपने पहले ना पढ़ा हो। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो इस ऊपर ऊपर के देखने को भी ज़रूर देख कर जाएँ, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आपने तैयारी की है तो किसी बात का कोई डर नहीं है, अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक एक करके कवर की ही होंगी, है ना। बाकी एग्ज़ाम का लेवल क्या आता है, एग्ज़ाम में क्या आता है वो तभी पता लगेगा। ठीक, तो आज की वीडियो में फिर हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा एफर्ट कुछ भी, आपके कोई भी एक भी फॉर्मूला अगर आपके समझ आ गया तो हमारा इस वीडियो को लेकर आना सक्सेसफुल है। कुछ भी अगर हम थोड़ी सी आपकी हेल्प कर पाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जो भी ये एग्ज़ाम, ये टीजीटी पीजीटी मैथ्स से रिलेटेड जो भी एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, बिकॉज इस चैनल पर 80 to 90% लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस नोटिफिकेशन, जिससे आपको मिलता रहे। अगला वीडियो होगा जिसमें कुछ सिर्फ थ्योरम्स की बात करेंगे, जो हमारी थ्योरम्स रह गई हैं, ठीक है, या कर भी ली हैं तो उनको रिवाइज़ कर लेंगे। तो उन थ्योरम्स पर बेस्ड हमारा सेशन रहने वाला है। देखो जिनकी कुछ कम भी तैयारी है वो बिल्कुल ना डरें, पार्ट ए की चीज़ों को रिवाइज़ करें, मॉक्स लगाएं जब तक भी उनका एग्ज़ाम है, चाहे 6 वालों का या 12-13 वालों का, मॉक लगाते रहिए पार्ट 1 के लिए। ठीक है, उसमें भी अच्छा स्कोर आना बहुत ज़रूरी है। और पार्ट बी की चीज़ों को रिवाइज़ करिए जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो तो भी पीडीएफ मिल जाएगी। खुद से चीज़ों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। जो आपने पहली बार देखा आपको समझ नहीं आया, वो अगली बार थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।